जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का जो सेशन देख रहे हैं दोस्तों, यह टेस्ट नंबर को बता दें तीसरा है। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा हेतु जो हम लोग डेली वाइज पे सेट प्रैक्टिस करते हैं, उसका सेट नंबर आज तीसरा है। ठीक है, तो आइए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो इस प्रैक्टिस वर्कबुक में आपको पता है, इसका पूरा क्लियरिफिकेशन दे चुका हूँ मैं दोस्तों कि 35 सेट है, हम लोग डेली वाइज पे करेंगे। यदि परीक्षा एग्जाम एग्जाम जो है जल्दी नज़दीक आ जाएगी तो हम लोग पर डे दो दो सेट प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। तो आज का जो सेशन होने वाला है दोस्तों, यह होगा हम लोग का 16/9/2022 में पूछा गया प्रश्न, जो प्रीवियस ईयर है, तीसरा नंबर होने वाला है। तो आइए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के जो भी तैयारी करते हैं, इस चैनल से जुड़िए और अपना तैयारी कीजिए अच्छे से। देखिए, बिहार डीएलएड परीक्षा 16/9/2022 में पूछा गया पहला सेक्शन जो आता है हम लोग का सामान्य हिंदी का। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, सामान्य हिंदी में पहला क्वेश्चन है कि स्वर संधि का उदाहरण है। कौन स्वर संधि का उदाहरण है? विद्यालय है। आंसर बनेगा हमारा सी, विद्यालय। क्योंकि यह बनता है किससे? विद्या जो आलय से बनता है। यहाँ पे आ रही है ना, ये आ क्या है? एक स्वर संधि है। अगला देखिए, परमात्मा में कौन सी संधि है? परमात्मा में कौन सी संधि है? तो दीर्घ स्वर संधि है। आंसर बनेगा हम लोग का ए, दीर्घ स्वर संधि है। परम जोर आत्मा, परमात्मा और आ का यहाँ पे योग आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा? दीर्घ स्वर संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आम गुठलियां के दाम, आम के आम गुठलियों के दाम। लोकतिया का अर्थ क्या है? इसका मतलब होता है दोहरा लाभ, है ना, दोहरा लाभ। आम का आम भी और गुठलियों के दाम भी, तो आंसर हो जाएगा दोहरा लाभ होना, सी होगा। अगला देखिए, औषधि शब्द है। औषधि जो है यह कैसा शब्द है? यह जो है तत्सम शब्द है। आंसर बनेगा ए। शब्दालंकार में कितने भेद हैं? शब्दालंकार के भेद कितने हैं? तो आंसर बनेगा इसका 3। राइट आंसर हो जाएगा बी होगा। कौन कौन है? अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार है ना। शब्दालंकार और अर्थालंकार का आप जानिएगा दोस्तों, पूरे 100 इसके भेद होते हैं अर्थालंकार के, लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं वही हमने कराया है अलंकार में, तो वो जरूर देखिएगा वीडियो। देखिए, काला अक्षर भैंस बराबर लोकतीय का अर्थ क्या है? इस लोकती का अर्थ क्या है? इसका मतलब है निरक्षर होना। आंसर बी है। रूपक अलंकार है, तो रूपक अलंकार क्या है? माया दीप नर पतंग। रूपक अलंकार का उदाहरण यही है, माया दीपक नर पतंग। आंसर सी है। व्यंजना भेद के अंतर्गत आता है। व्यंजना जो है किस भेद के अंतर्गत आता है? आंसर बनेगा ए, अर्थी व्यंजना। अर्थी व्यंजना जो है व्यंजना भेद के अंतर्गत आता है। अगला देखिए, वह पहले से बहुत तेज दौड़ा। रेखांकित शब्द में कौन पदबंध है? पदबंध कौन सा है? आंसर बनेगा हम लोग का बी, क्रिया विशेषण पदबंध होगा। बहुत तेज दौड़ना क्रिया विशेषण पदबंध है, क्योंकि ये बोल्ड किया हुआ है ना, यहाँ पे रेखांकित लिखा है, यहाँ पे बोल्ड लिखना चाहिए इसको। अगला देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानिस चून। प्रयुक्त में कौन काव्य में शब्द शक्ति है? कौन सा शब्द शक्ति है? व्यंजना है। आंसर बनेगा डी, व्यंजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ज्यों ज्यों वृद्ध होत त्यों त्यों स्वस्थ होत जात, ज्यों जगमग कंद भार भार हिंद को संहारे हो। ये देखिए दोस्तों, कल भी मिला था, परसों भी मिला था, मतलब ये दोनों सेट में मिला था, तीसरा में भी मिल गया ये। तो ये जो जो बार बार रिपीट हो रहा है उसे तो याद ही कर जाइए दोस्तों, ठीक है ना। इसमें कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार आया था दोस्तों? विरोधाभास अलंकार आया था। आंसर बनेगा इसका ए। अगला देखिए, चंचल शब्द में च वर्ण में कौन सी मात्रा है? कौन सी मात्रा है? गुरु मात्रा है। आंसर बनेगा इसका बी। अगला देखती है, दही बरा में कौन सा समास है? दही बरा में कौन सा समास है? मध्य पद लोपी कर्मधारय समास है। आंसर बनेगा ए। अगला देखते हैं, ग्रामगत में कौन सा समास है? ग्रामगत में कौन सा समास है? इस समास का नाम है तत्पुरुष समास है। आंसर बनेगा बी। अगला देखिए, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृण की नोक से, मानो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन की झोंकों से। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार आएगा?
उत्प्रेक्षा अलंकार आएगा। आंसर बनेगा हम लोग का इसमें बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में कौन सा प्रकार नहीं है? कौन सा प्रकार नहीं है? आंसर बनेगा हम लोग का सी, अज्ञातार्थक शब्द, यह जो है प्रकार नहीं है। अगला देखिए, रेखा के द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, कौन सा वाच्य है? कौन सा वाक्य है? वाच्य है, कर्म वाच्य है। आंसर बनेगा बी, कर्म वाच्य। अद्भुत रस में कौन सा स्थायी भाव है? कौन सा स्थायी भाव है? विस्मय, विस्मय अस्थायी भाव है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आंसर बनेगा बी, दूध में कौन गिर गया। इसमें अशुद्ध है, दूध में कौन गिर गया, यह अशुद्ध है, वाक्य अशुद्ध है। इसके लिए स्थान पर दूध में क्या गिर गया यह होना चाहिए, दूध में क्या गिर गया होना चाहिए, बाकी कौन गिर गया ये नहीं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? उपसर्ग एवं शब्द के आधार पे देखना है। तो देखते हैं हम लोग कौन सा सही आ रहा है। अध का आधार, अध का आ होना चाहिए ना। अपमान, ये तो सही आ रहा है दोस्तों। अन का अनुवाद, अनु का अनुवाद होता है ना, अनु का, अन का नहीं है। अव का आगमन, आंसर हमारा यहाँ पे निकल रहा है बी, अप का अपमान। अगला देखिए, गध को पढ़कर उत्तर देना है। देखिए गध पढ़ते हैं, भारत माता को हम नमन करते हैं, उत्तर में हिमालय इसकी प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर चरण पकड़ता है। कल भी यही क्वेश्चन था दोस्तों, एकदम हूबहू यही है, ठीक है ना। खरी पूरब की और पश्चिम में कच्छ और खाड़ी है, पूरब में बांग्लादेश, गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों में शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फल की बहार इनकी भारत माता का है उपहार। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माता का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। भारत माता के सपूत किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है दोस्तों? सभी धर्म के लोगों को कहा गया है। आंसर इसका बन जाएगा डी, ये तो याद ही हो गया होगा आप लोग को भी। अगला क्वेश्चन देखिए, अपलक, अपलक नवनील नयन विशाल में कौन सा अलंकार है? अपलक नवनील नयन विशाल कौन सी अलंकार है? इसमें है, इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। आंसर इसका डी बनेगा। और अपलक नवनील नयन विशाल में रूपक अलंकार है, कौन सा है? रूपक अलंकार, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसे। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। इस पंक्ति में आकाश को जो है अपलक विशाल नयन का रूप दिया गया है। इसमें आकाश पर जो है निर्निमेष नयन का आरोप है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहले पूरा वाक्य देखिए कौन सा शुद्ध आ रहा है। देखिए कौन सा इसमें शुद्ध आया दोस्तों, इसमें आ गया सी, 2 दिनों की बदली के बाद आज सूरज निकला है। आंसर यहाँ पे निकला सी, शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, काव्य कलांकर, काव्य अलंकार, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है? किसकी रचना है? आचार्य वामन जी की है। आंसर बनेगा ये आचार्य वामन। अगला देखिए, किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में तगन, भगन, जगन, जगण और 2 गुरु के क्रम में वर्ण होते हैं, कौन सा होते हैं? आंसर बन जाएगा सी, वसंतलिका, वसंतिलिका। आंसर बनेगा सी, वसंतिलिका। अगला देखिए, जब से है आंख लगी तब से न आंख लगी में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है दोस्तों? आंसर आ जाएगा इसका डी, विरोधाभास अलंकार है। अगला देखिए, सढ़ सुधरियहि सत सत संगत पाई, उत पंक्ति में कौन सी अलंकार के प्रकार को बताया गया है? सढ़ सुधरहि संत संगत पाई, इसमें कौन से अलंकार का प्रकार है? इसमें है अनुप्रास अलंकार का प्रकार है। आंसर आएगा ए। अगला देखिए, इनमें से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है? कौन सा अशुद्ध है? खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, ये अशुद्ध होगा यहाँ पे। आंसर बनेगा यहाँ पे डी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? खरगोश को गाजर काटकर खिलाओ, खरगोश को गाजर काटकर खिलाना हो। अगला देखिए, विरह है अथवा यह वरदान, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है दोस्तों? विरह है अथवा यह
वरदान, इसमें कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार है। आंसर ये है। जी चुराना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जी चुराना का क्या होगा दोस्तों? क्या होगा? काम से भागना। आंसर हो जाएगा सी। अगला जो सेक्शन आता है हम लोग का जनरल इंग्लिश का आता है। देखिए प्रश्न क्या है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम्स या फ्रेजेस गिव इन। गिव इन का मतलब क्या होता है? गिव इन मतलब होता है हार या फिर पराजय स्वीकार कर लेना। तो आंसर इसका क्या बन जाएगा दोस्तों? आंसर बनेगा इसका सी, टू एक्सेप्ट द डिफीट। आंसर बनेगा सी। अगला देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रिशिएट ऑप्शन। क्या है सेंटेंस? 2/3 ऑफ द फूड सप्लाई डैश फॉर द मंथ। आंसर हमारा बनेगा हैज बीन यूज्ड। 2/3 ऑफ द फूड सप्लाई हैज बीन यूज्ड फॉर द मंथ। आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रिशिएट ऑप्शन। सेंटेंस क्या है? जॉय डैश फ्रॉम द वोकेशन जस्ट नाउ। आंसर बनेगा ए, had returned, has returned. Joy has returned from the vacation just now. अगला देखिए, choose the correct phrase from the given option and make a conditional sentence. Sentence क्या है? You would manage it if you dash panic. आंसर बनेगा didn't panic. You would manage it if you didn't panic. आंसर ये हो गया। fill up the blank with the correct option. क्या है सेंटेंस? nothing but hurts dash there. आंसर क्या बनेगा हम लोग का? आंसर बनेगा is, nothing but hurts is there. select the alternative which best express the meaning of the items या phrases. क्या है? in spite of. in spite of का मतलब क्या होता है दोस्तों? in spite of का मतलब होता है के बावजूद, है ना? तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा इवन थॉट। आंसर बनेगा ए। कंप्लीट द सेंटेंस विद अ सुटेबल कनेक्टर। क्या है सेंटेंस हमारा? एवरी वन एग्रीज विथ हिम डैश नॉट मी। आंसर बनेगा बट। एवरी वन एग्रीज विथ हिम बट नॉट मी। आंसर डी बना। अगला देखिए, अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस। आउट ऑफ द 4 alternative given below, select the one which best express the same sentence in a passive voice. हमारा एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, इस चारों में से पैसिव वॉइस निकालना है। तो देखिए पढ़ते सेंटेंस क्या है? वी ड्रॉव हिम आउट ऑफ द ट्रेन। आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा ही वॉज ड्राइविंग आउट ऑफ द ट्रेन। आंसर सी बनेगा। अगला देखिए, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। बैनी विनय, विनय इज नॉट एलिजिबल डैश दिस पोस्ट। आंसर क्या बनेगा हमारा? आंसर बनेगा फॉर दिस पोस्ट। आंसर बनेगा फॉर, सी होगा। विनय इज एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। अगला है, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। अंकित एज वेल एज राम डैश अ गुड सिंगर। आंसर बनेगा इज। अंकित एज वेल एज राम इज अ गुड सिंगर। आंसर बनेगा हमारा सी बनेगा। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्या है? प्लेंटी ऑफ शुगर, प्लेंटी ऑफ शुगर डैश इन स्टॉक। आंसर क्या बनेगा हमारा? इज। प्लेंटी इज शुगर इज इन स्टॉक। आंसर बी होगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखिए डायरेक्ट स्पीच क्या दिया हुआ हमारा? सेंटेंस है, मोहन सेड आई फील एक्साइटेड टुडे। तो आंसर क्या बनेगा इसका? आंसर इसमें बनेगा कि मोहन से डैट डैश एक्सिक्यूटेड डैश। आंसर क्या बनेगा दोस्तों इसका? आंसर बनेगा बी, ही फेल्ट और दैट डे। यहाँ पे होगा दैट डे, टुडे का दैट डे होता है ना, और यस्टरडे का नेक्स्ट डे होता है। और यहाँ पे ही फेल्ट का क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे हो जाएगा ही फेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तब मोहन से डैट ही फेल्ट एक्सिक्यूटेड दैट डे। अगला देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट आता है, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। क्या है सेंटेंस? द प्लेन विल टेक ऑफ ऑन टाइम प्रोवाइडेड दैट द रनवे डैश फ्री।
आंसर हमारा बनेगा इज फ्री। अब सेंटेंस पढ़ते हैं। द प्लेन विल बी द प्लेन विल मेक द प्लेन विल टेक अप ऑन टाइम प्रोवाइडेड दैट द रनवे इज फ्री। आंसर बी। अगला देखिए, आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। राम हैज चीटेड मी, राम हैज चीटेड मी। आंसर बनेगा आई हैव बीन चीटेड बाय राम। आंसर बनेगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब या वर्ब्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। सेंटेंस क्या है? सी होप्स टू सक्सीड। आंसर क्या बनेगा दोस्तों? आंसर इसका बनेगा सक्सीड। आंसर होगा सी। अगला देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द डैश इन अ सेंटेंस। तो देखिए क्या है इसका आंसर, क्या बनेगा दोस्तों? आंसर इसका बनेगा सी, टू सम अप सेवरल थिंग्स और फैक्ट्स। आंसर बनेगा सी। डैश यानी यही ना, ये जो डैश होता है इसी के बारे में पूछ रहा है। तो डैश का मतलब क्या होता है दोस्तों? टू सम अप, टू सम अप सेवरल थिंग्स और फैक्ट्स के लिए यूज करते हैं हम लोग। अगला देखते हैं। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। क्या है सेंटेंस हमारा? इफ यू डैश माई बेस्ट फ्रेंड आई वुड डोंट टॉलरेट यू बिहेवियर। आंसर क्या बनेगा इसका? आंसर बनेगा वेयरंट, है ना। वेयर नॉट भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोनाउंसिएट करेंगे वेयरंट। इफ यू वेयरंट माई बेस्ट फ्रेंड आई वुडंट टॉलरेट योर बिहेवियर। आंसर बी होगा। अगला देखिए, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम या फ्रेज। तो देखिए, बाई डिंट ऑफ, बाई डिंट ऑफ का मतलब क्या होता है? बाई डिंट ऑफ के मतलब होता है के माध्यम से। तो आंसर इसका क्या बन जाएगा? डी, बाई मीन्स ऑफ। आंसर बनेगा डी। अगला देखिए, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्या है? विच वन इज सिंबल ऑफ सेमीकोलन। सेमीकोलन का ऑप्शन कौन सा दिया है दोस्तों? देखिए, इसमें है आंसर नंबर डी। सेमीकोलन यही ना होता है ये, और ऐसे रहता है ना, तो इसी को हम लोग सेमीकोलन कहते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है ना, आंसर हो गया डी। अगला देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल चूजेसिव डिवाइस। सेंटेंस देखिए, देयर आर अदर फैक्ट्स दैट कुड लीड टू वायलेंस besides video games dash the poor mental health could cause violent behavior। आंसर हमारा क्या बनेगा दोस्तों? आंसर बनेगा फॉर इंस्टेंस। फॉर इंस्टेंस होगा आंसर हमारा, यहाँ पे फॉर इंस्टेंस होगा। अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम अ डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। तो देखिए, हमारा डायरेक्ट स्पीच क्या है? ही सेड आई हैव लिव्ड हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इसका बनेगा क्या? ही सेड दैट ही डैश देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा हैड लिव्ड। यहाँ पे होगा हैड लिव्ड, है ना। हैव तो हैड में चेंज हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब या वर्ब्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। सेंटेंस क्या है? देयर वाज नथिंग फॉर हिम टू फाइट फॉर। आंसर हमारा बनेगा फाइट। राइट आंसर होगा डी। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। तो आइए इसको फिल करते हैं। क्या है? डैश इज जनरली यूज टू ऐड इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस। आंसर क्या बनेगा? आंसर होगा राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट इज जनरली यूज टू ऐड इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस। आंसर ए होगा। अगला देखते हैं, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। सेंटेंस क्या है? अ मैन कैन नॉट लिव डैश अ वुमन। यह भी सेंटेंस आया था दोस्तों, विदाउट होगा इसका। आंसर हो जाएगा सी, विदाउट। आंसर इसका क्या बनेगा दोस्तों? विदाउट होगा, ठीक है, क्योंकि अ मैन कैन नॉट लिव विदाउट अ वुमन। कल सेम यही क्वेश्चन थी, कल के सेट में। अगला देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन। सेंटेंस क्या है? द थीफ एंड द आई विद इन डैश। आंसर क्या बनेगा हमारा? आंसर बनेगा हैव एस्केप्ड। हैड एस्केप्ड होगा। द thieves the thief and the eye witness had have escaped। The thief and the eye witness have escaped।
आंसर डी बनेगा। अगला देखिए गणित सेक्शन आता है, देखते हैं। समान आकार के 8 ठोस गोले एक बेलन के पिघलाने से बने हैं जिसका आधार का व्यास 6 है। तो इसका पहले हम तो त्रिज्या निकालेंगे, 3 आ जाएगा, ठीक है। जहां भी व्यास दिया रहे दोस्तों पहले त्रिज्या कोशिश कीजिए निकालने के लिए, और ऊंचाई दिया है 32 सेंटीमीटर, तो प्रत्येक गोले का हमें व्यास निकालना है। तो आइए हम लोग निकालते हैं। तो देखिए 8 के बोला है ना, 8 ठोस गोला है, तो 8 गुन्ने 4 पाई आर स्क्वायर करेंगे क्योंकि क्षेत्रफल इसकी होती है, ठीक है। तो हम लोग इतना लिख सकते हैं, ये जो है हमारा 8 गुने 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल पाई आर स्क्वायर एच होगी, बेलन के बराबर होगा ना इसको, क्योंकि इसकी क्षेत्रफल जो है इसकी आयतन के बराबर होगी। तो हम लोग रखते हैं यहाँ पे इसकी दोनों के वैल्यू, 8 गुने 4 आर स्क्वायर, क्योंकि पाई से पाई तो दोनों में कैंसिल हो जाएगा तो हम पाई अभी हटा दिए, और इसका आ जाएगा 6/2 गुने 6/2 यानी 3 रखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे रखिए 8 × 4 आर स्क्वायर इज इक्वल 3 × 3 × 32 होगी, ठीक। तो आर स्क्वायर इज इक्वल कितना हम लोग लिख सकते हैं, 3 × 3 × 32 बाई 8/4 होगा। 8 से काटिए, 4 टाइम्स में 4 से 4, यानी आर की वैल्यू जो होगी हमारी 9, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3। आर का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया दोस्तों 3 सेंटीमीटर। तो गोले का व्यास निकल सकता है, गोले का व्यास बराबर क्या होगा, डी इज इक्वल होता है 2r। तो 2 और गुने 3 यानी 6 आ गया। 6 जो आ गया हमारा क्या आ गया दोस्तों, इसका व्यास आ गया। तो गोले का व्यास ही तो निकालना था, आंसर मेरा आ गया बी। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए एबीसी के समरूप त्रिभुज की रचना के लिए जिसकी भुजाएं एबीसी की संगत भुजाओं की 5/9 हो, पहले एक किरण बी एक्स इस प्रकार खींचिए कि एंगल सी बी एक्स एक न्यूनकोण हो और एक्स बी एक्स के सापेक्ष ए के विपरीत दिशा में स्थित हो। फिर बी एक्स पर समान दूरी पर बिंदु B1 B2 B3 डैश डैश ज्ञात कीजिए और अगला चरण जोड़ना है। तो आइए हम लोग इसको निकाल के देखते हैं क्या आता है आंसर हमारा। देखिए एक बार और क्वेश्चन इसको देख सकते हैं आप, क्वेश्चन देखने पे 1-2 बार पढ़िए ताकि उसका सलूशन सही मिले मेरा। देखिए यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस का आंसर आने वाला है, सपोज करिए हमने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है। इसका नाम रखा हमने ए, इस वाले का नाम रखा बी और इस वाले का नाम रखा हमने सी, ठीक है। अब जो है बी से एक एक्स ऐसे ड्रॉ कर रहा है जिसका नाम B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 ऐसे पूरे रख रहा है, ठीक है ना। तो सपोज करिए यहाँ पे हम लोग ने सी बी एक्स, आपने सपोज करिए एक्स एक यहाँ पे डाल दिया, अभी उसका नाम नहीं पता एक्स के जगह पे क्या आने वाला है, ठीक है ना। ये डॉट डॉट आगे तक है, एक्स तक हमने ले लिया, ठीक। यहाँ से हमने एक्स इस रेखा को लिया, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, ए यहाँ पे है, तो सी बी एक्स यानी इस ट्रायंगल के बारे में ए के विपरीत खींचना है। तो ए के विपरीत ही है, खींचने के बाद जो है बी एक्स, ये बी एक्स जो है इस पे हम लोग B1 से लेके B9 की समान दूरी पे 9 काट हमको काटना है ना, एक इक्वल हमें काट इसको काटना है, ठीक। जो हमने काट के पहले से रख दिया है। इसके बाद जो है जो यहाँ पे जो 9 आएगी, 9 वहां पे तथा बिंदु सी को हमें मिला देना है, बिंदु सी और 9 को मिला देना है, ठीक है। इसके बाद जो है B9 तथा सी को हम जो मिलाएंगे, यहाँ से जो मेरा फॉर्मेशन बनेगा वही मेरा क्या हो जाएगा, यही ना मेरा फॉर्मेशन पूछ रहा है। तो ये जो इसकी अगला चरण जो आएगी वो कहाँ पे आएगी, B9 टू सी हुई होगी ना, जो अगला चरण मिली। आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ए होगा। अगला देखिए, बैडमिंटन खेलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शटल कॉर्क का आकार संयोजन के रूप में होता है। आंसर क्या बनेगा, एक शंकु का एक छिन्नक और एक गोलार्ध के आकार का होता है। आंसर मेरा डी बनेगा। क्या होगा आंसर, आंसर मेरा डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। बेचते समय वह कुछ बट्टा देता है जिससे उसे 1% की हानि होती है। उसने कितना प्रतिशत बट्टा दिया था, कितना प्रतिशत बट्टा दिया था दोस्तों, आइए हम लोग निकाल के देखते हैं। सपोज करिए आपको दिया गया बट्टा X% है, ठीक। अकॉर्डिंग टू प्रश्न चलते हम लोग, प्रश्न के अनुसार यहीं पे प्रश्न रहने ताकि आप फिर से दोबारा पढ़िए इसे।
देखिए 10 प्लस माइनस एक्स प्लस 10 इंटू माइनस एक्स बाई 100 इज इक्वल -1, क्योंकि बट्टा दे रहा है तो -1। अब यहाँ पे रखेंगे 10 माइनस 11, कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये इतना आएगी, इज इक्वल -1। ठीक, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम लोग, क्या नहीं तो इस वाले को उधर, इस वाले को उधर, क्योंकि ये नंबर है ये भी नंबर है, तो माइनस को इधर लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, ये उधर प्लस में हो जाएगा, तो वही हम लोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे -11x बाई 10 इज इक्वल -11 हो जाएगी। तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा, x बाई 10 इज इक्वल हो जाएगा 1, क्योंकि 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल कितना आ जाएगा, 10% आएगा, x इज इक्वल 10%। तो हमें यही तो निकालना था कि कितना बट्टा उसने दिया था, आंसर मेरा आ गया एक। अगला क्वेश्चन है, एक यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी बराबर 0 का मूल समान हो तथा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 12 इज इक्वल 0 हो का एक मूल 2 हो, तो डी बराबर क्या होगा। आइए डी बराबर निकाल के देखते क्या आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे हमारा समीकरण है द्विघात समीकरण, इसका मूल दिया है 2, तो रखते हैं हम x के बदले 2 इसका वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2b प्लस 12 इज इक्वल 0 होगा। तो 2b का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, इधर चला जाएगा 12 और 4 16, -16 इधर होगा, 2 से काटते हैं तो 8, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आंसर आएगी -8 आएगी। अभी सिर्फ b की वैल्यू हमें तो निकालना है d बराबर क्या होगा, है ना। तो यहाँ से हमारा b का वैल्यू -8 निकला, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे पहले लिखिए b की वैल्यू आपने 8 निकाला, वो भी नहीं तो माइनस में निकाला, ठीक है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी इज इक्वल 0 है। तो एक्स स्क्वायर -8b होगा, क्योंकि b का वैल्यू हमने रख दिया, ठीक है, प्लस डी इज इक्वल 0 होगा। तो ये जो एक्स स्क्वायर -8b जो है हमारा, अब हम लिख सकते हैं चूंकि एक्स स्क्वायर -8x प्लस डी के मूल जो होंगे वो क्या होंगे, समान समान है। तो देखिए इसका मूल क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac होता है ना, इज इक्वल 0। रखिए बी की वैल्यू कितनी है -8 का होल स्क्वायर कीजिए, -4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी तो मेरा डी है इज इक्वल 0। ये कितना हो जाएगा 64 प्लस में हो जाएगा -4d इज इक्वल 0। तो इधर आ जाएगा, इस 4d को इधर लाते हैं हम, 64 इज इक्वल 4d, 4 से काटिए 16 टाइम में, यानी d की वैल्यू जो आया वो मेरा कितना आया 16 आया, वो भी नहीं तो प्लस में आया, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा सी, 16 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसमें एंगल ए सी बी बराबर 40 है, तो ए डी बी के बराबर क्या आने वाला है। तो एक समचतुर्भुज हम लोग बनाते हैं, आइए बना के देखते हैं। एक समचतुर्भुज हमने बनाया, ठीक है, इसका नाम है ए, नाम रखते हैं हम लोग ए बी सी डी, ठीक है। अब जो है हमारे पास दो डायगोनल होती है इसमें, ठीक है, दो डायगोनल हमने लिए, प्रत्येक डायगोनल जो होते हैं 90 डिग्री पे काटते हैं एक दूसरे को, ठीक, जिसमें ए सी बी, यानी ये वाला एंगल जो है आपके पास दिया है कितना है, तो ये 40 डिग्री दिया हुआ है आपके पास, ए सी बी कितना है 40 डिग्री है। जब ए सी बी हमारे पास 40 डिग्री है, हमें निकालना है ए डी बी, ये वाले एंगल को हमें निकालना है, ठीक है दोस्तों। आपको पता है कि ये और ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ये और ये एक दूसरे के भी पैरेलल होते हैं, मतलब समानांतर होते हैं एक दूसरे के, ये और ये एक दूसरे के समानांतर। जब ये जितना होगी वही इतना होगा, ये जितना होगा ये भी उतना ही होता है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे निकलेगा ये। देखिए ये यहाँ पे जितना है 240, तो क्या ये भी 40 होगा, क्यों होगा कि ये दो हम पैरेलल मान ले और एक मेरा ये ट्रांसवर्सल है, तो ये अंतः एकांतर कोण के बराबर इक्वल हो जाएगा। जब ये 40 तो ये भी हमारा 40 आ गया, ठीक है। तो ये 40 आ गया और ये भी 40 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है दोस्तों ये 90 डिग्री का फॉर्मेशन होता है, तो ये 40 90 यानी 130, तो ये बच कितना गया दोस्तों 50 बच गया ना। मतलब एक त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण बनता है, जिसमें आपको ये 40 पता चल गया और ये पता चल गया 90 है, तो ये नहीं निकल जाएगा, वेरी सिंपल। तो आंसर हमारा क्या देगा 50 डिग्री। अगला देखिए, ज्यामितीय निर्माण के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात एक रेखाखंड को विभाजित करना संभव नहीं है।
कौन सा संभव नहीं है? आंसर देखते हैं हम लोग। आंसर इसका बन जाएगा डी बनेगा। 2 प्लस √3 इज टू 2 माइनस √3। एक रेखाखंड को कभी भी अपरिमेय संख्या के अनुपात में विभाजित नहीं कर सकते हैं, अतः विकल्प डी यहाँ पे क्या होगा? बांटना संभव नहीं है। अगला देखिए, रेखीय समीकरण दिया है x प्लस वाई बराबर 10 का आलेख कैसा होगा? इसका आलेख बताइए कैसा होगा दोस्तों? आंसर इसका बनेगा सी, सरल रेखा होगा। आंसर बनेगा सी। अगला देखिए, 11/15 का दशमलव प्रसार हमें बताना है। क्या होगा? शांत होगा, अशांत होगा, रिपीटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? आंसर हमारा बनेगा अशांत होगा। मतलब ये बार बार आएगा, है ना। इसको डिवाइड करिएगा ना दोस्तों तो 0.73 के पावर रखेंगे, यानी 7 और 3 ये आते ही रहेगा इनफाइनाइट तक, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि दो वृत्त की एक बिंदु पर एक दूसरे को स्पर्श करते हो तो वृत्त की स्पर्श बिंदु पर कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होती हैं? तो देखिए यहाँ पे हमने दो वृत्त लिया, ठीक है, दो वृत्त ले लिया। अब जो है दोनों वृत्त एक दूसरे को बिंदु ए पे स्पर्श करते हैं। सपोज करिए यहाँ से हमने एक स्पर्श लिया। अब यहाँ इसको थोड़ा आप पूरे क्लोज में रखिएगा। हमने सपोज करा कि ए पर इसको स्पर्श करती है, ठीक है। दोनों वृत्तों के स्पर्श बिंदु से सिर्फ एक ही स्पर्श रेखाएं खींची जाती, क्योंकि दो जब हम यहाँ पे करना है मात्र एक ही ना खींची जा सकती है यहाँ से। तो आंसर हमारा क्या होगा? एक। आंसर सी बनेगा। अगला देखिए, निम्न आकृति दिया है। ये आकृति दो किरण है, कौन कौन? एक बीडी और बी। एसी से, एसी ये है, से बिंदु बी पर मिलती है। बिंदु बी यहाँ पे हमारा, यहाँ पे मिलती है। तो हमें बताना है x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा। x कौन है? ये, और y कौन है? ये। इस दोनों को प्लस करने पे हमारा वैल्यू क्या आने वाली है? तो आपको पता है दोस्तों, एक रेखा पे जो है सीधी स्ट्रेट लाइन पे कितना का एंगल फॉर्मेशन होता है? 180 का होता है, ठीक है। जिसमें से आपको ये दिया हुआ है कि 100 है, तो ये और ये दोनों मिला के कितना आने वाला है? 80 ही आएगा। चाहे 50-30 हो या 40-40 हो या 60-20 हो, लेकिन 80 ही आएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? दोनों को ऐड ही पूछ रहा है ना, तो सीधे आंसर होगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिमेय संख्याओं का सामान्य रूप क्या है? परिमेय संख्याओं का सामान्य रूप क्या होता है? पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, और क्यू जो है डजंट इक्वल 0 होता है। आंसर हमारा क्या बनेगा? ए बनेगा। राइट आंसर ए होगा। अगला देखिए, कुछ धन उधार लिया गया तथा उसे 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। यदि प्रत्येक किस्त का लाभ जो है, प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपया है तथा ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, तो कितना धन उधार लिया गया? चलिए इसको बना के देखते हैं हम लोग। तो देखिए, प्रत्येक किस्त हम सपोज करें कि 1 रुपया लेते हैं, ठीक है ना। तो हमें कितना किस्त देना है? 2 समान वार्षिक किस्त चुकाना है। तो पहला तो यही रहेगा, दूसरा क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा ना। तो आइए हम लोग इसको निकालते हैं। देखिए, जो हमारा कुल धन है, सीधे प्रिंसिपल लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। ए इंटू 100/100 प्लस आर होगी, ये 1 ईयर के लिए। सेकेंड ईयर में भी तो सेम यही होगा, ए 100/100 प्लस आर, लेकिन ये क्या हो जाएगी? स्क्वायर होगा, ठीक है। सेम यहाँ पे ए रखते हैं, ये हो जाएगा 100/105। यहाँ पे कॉमन हो जाएगा 1 + 100 एंड 105 होगा ना। इसके बाद जो है इसको आप काट सकते हैं, तो इसे काटिएगा कितना आ जाएगा? 882। 882 क्या है? किस्तों का जो है, किस्तों का मान दिया है हमारे पास, कितना दिया है? 882 रुपया। तो किस्तों का मान यहाँ पे 882 है, गुण 20/21 लिखेंगे। इसको 5 से काटेंगे तो ये किस्त का मान यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है अगर इसका एलसीएम लीजिएगा, इसकी काट कूट कीजिएगा तो 41/21 आएगा, ठीक। अब जो आ गया इसको इतना, इससे डिवाइड करके देखते हैं कटेगा क्या। काट के देखते हैं, इसको काटिए कितना टाइम्स में कटेगा। 21 से काटिए 4 टाइम्स में, तो यहाँ पे 4 और 2 टाइम्स में 42 टाइम्स में कटा, ठीक है। इसको काटिए 2 टाइम्स में कटा, तो हमारे पास क्या बचेगा? 20, 41 और 2। तो आइए 2, 40 और 41, 2 × 20 × 41, कैलकुलेशन कीजिए, 1640 आएगा। तो हमारा जो किस्त होगा, जो कितना धन जो उधार लिया गया है वो कितना होगा?
1640 रुपया होगा। ए होगा आंसर। अगला देखिए, पूर्ण अपने भाग से बड़ा है। पूर्ण जो है अपने भाग से बड़ा होता है। यह यूक्लिड का है। यह यूक्लिड का क्या है दोस्तों? अभिगृहित है। आंसर क्या होगा? ए होगा यहाँ पे। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, यह यूक्लिड का अभिगृहित है। आंसर ए बनेगा। अगला देखिए, √3 tan थीटा -1 इज इक्वल 0 है, तो साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर का हमें मान निकालना है। तो आइए निकालते हैं हम लोग। √3 tan थीटा -1 इज इक्वल 0 है, तो इस -1 को उधर ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो √3 tan थीटा इज इक्वल 1 होगा। तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल 1/√3 कर सकते हैं, और 1/√3 या tan का कितने का वैल्यू का बराबर होता है? tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो हमें थीटा का वैल्यू पता चल गया कितना? 30 डिग्री आया। ठीक है, थीटा का वैल्यू मेरे पास 30 डिग्री। तो अब हमारे पास साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। यदि प्लस रहता तो इसका वैल्यू 1 होता। तो देखिए, साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर रखते ही हैं हम लोग, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू 30। ठीक है, और माइनस कॉस स्क्वायर रखेगा ही, और थीटा का वैल्यू 30 रहेगा। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है, इसका स्क्वायर। माइनस कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है। इसका स्क्वायर कीजिए, इसका कितना आ जाएगा? 1/4, और इसका कीजिएगा कितना है? 3/4 आएगा। ठीक है, 1/4 आया और 3/4, इसको माइनस करते हैं। 1/4 और माइनस 3/4, एलसीएम आ जाएगा 4। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 - 3 -2/4। इसको काटिए तो 1/2 आएगा, माइनस में होगी नहीं तो। आंसर मेरा क्या है? माइनस में 1/2। आंसर मेरा बना है सी। अगला देखते हैं, y का वह मान क्या है जिसके लिए p बिंदु जो है 2 - 3 है, और q जो है 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो कैसे निकलेगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे एक p है, ठीक है, यहाँ पे एक q है, ठीक, ये 2 है, इसके बीच जो है वो q दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए p और ये है q है, ठीक है, इसके बीच की दूरी हमें निकालना है। एक बीच की दूरी दिया हुआ कितना है? 10 है, और यहाँ पे इसका वैल्यू दिया है, p का वैल्यू दिया है 2 - 3, और q का दिया है 10, और y और इसका वैल्यू 10 दिया है। तो इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, पी स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों? निकालते हैं हम लोग। ये x1 है, y1, x2, y2 है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो वैल्यू हमारा, ये क्या चीज का है दोस्तों? ये m का सपोज कर सकते हैं, या n ले सकते हैं, या फिर x, जो भी आप सपोज करिए, कोई अल्फाबेट। ठीक है, तो ये हम लोग बनाते हैं इसको। देखिए, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा x2 - x1 होगा, ठीक है, स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, सभी का वैल्यू रखते हैं। पी क्यू का होल स्क्वायर, पी क्यू का वैल्यू 10 दिया, 10 का होल स्क्वायर यानी 100 आ जाएगा, इज इक्वल x2 कितना है दोस्तों? 10 माइनस x1 कितना है? 2, ठीक है, का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है? y माइनस y1 कितना है? -3, यानी प्लस हो जाएगा 3, इसका होल स्क्वायर करना है। तो इधर आ जाएगा 100, 100 रहेगा, इसमें से घटाएगा 8 का होल स्क्वायर 64 होगा, प्लस इसको कीजिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों? जो हो जाएगा आपका y और -3 का होल स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर ले लीजिए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 9 हो जाएगा 3 का, प्लस 2ab, 2 यानी 6y हो जाएगा, होगा यहाँ पे। तो अब देखिए, ये नंबर है, ये भी नंबर है, इस दोनों को ऐड करके 100 में से घटा लीजिए। ठीक है, तो हम लोग यही करते हैं, या फिर इसे हम लोग स्क्वायर में ही रहने देते हैं। ठीक है, इसे स्क्वायर में रहने देते हैं ताकि ये सिंपल होगा हमारा। y + 3 को हम लोग सीधे स्क्वायर हटाएंगे। ठीक है, ये 64 को इसमें घटाते हैं, तो घटाइए कितना आ जाएगा? 36, 36 का स्क्वायर रूट निकालिए, 6 आ जाएगा। तो आइए निकालते हैं हम लोग वहाँ पे। 100 - 64 इज इक्वल y + 3 की होल स्क्वायर है, इसमें से घटाएगा तो 36, 36 का रूट ओवर आएगा, यहाँ पे y + 3 हो जाएगा, क्योंकि ये हट जाएगा इसमें से, तो इसका वैल्यू 6, और y + 3 आ जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 - 3, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 3। y की वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों? 3 आ गया। ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन में हमारा y + 3 जो हमने रखा था, तो y की वैल्यू हमारा क्या आ गया है? 3 आ गया है। अब जो है एक और जो मेरा वैल्यू दिया है y + 3 इज इक्वल 6, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -9 आ जाएगी ना, क्योंकि ये इधर माइनस चल जाएगा, तो ये प्लस और ये माइनस, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस में है ये 6, यहाँ पे जैसे
y प्लस थ्री इज इक्वल -6, क्योंकि जो y प्लस थ्री है ये प्लस माइनस में आंसर लाएगी, तो हमने ये प्लस माइनस में रखा था। एक तो प्लस वाला निकाल दिया जो थ्री आया, और y की वैल्यू जो है -6 है तो -3, तो y की वैल्यू एक आ जाएगी 9, और माइनस में 9 आएगी और एक आएगी 3, तो -9 और 3 आंसर आया है हमारा सी। अगला देखिए, साइन थीटा बाई 1/cos थीटा किसके बराबर है? यह किसके बराबर है? तो आइए देखते हैं हम लोग, यह किसके बराबर आता है। साइन थीटा बाई 1/cos थीटा किसके बराबर आ रहा है? तो इसको आप रेशनलाइज कर दीजिए, ये प्लस में है तो उधर माइनस में हो जाएगा। देखिए हम लोग रेशनलाइज करके बनाते हैं, 1/cos थीटा, ठीक है। हम लोग ए बी इसको ले लेते हैं, cos थीटा, ए साइन को ए लेते हैं और इस वाले को बी लेके बनाते हैं क्या? इससे ही बन जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसी से हम लोग बनाते हैं, इसको रेशनलाइज करते हैं। 1 - cos थीटा बाई 1 - cos थीटा होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो सेम ही रह जाएगा, साइन इंटू 1 - cos थीटा रहेगा बाई, ये देखिए एक प्लस एक माइनस में है, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 1 - cos, 1² माइनस कॉस स्क्वायर होगा, इतना लिखेंगे। तो अब देखिए 1 - cos स्क्वायर यानी 1 - cos स्क्वायर आएगा, तो इसकी वैल्यू कितना होता है? साइन स्क्वायर के बदले होता है, तो ये इतना लिखते हैं हम लोग, साइन थीटा बाई 1 - cos थीटा बाई, यहाँ पे आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, इतना आएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे दो साइन है, यानी ये स्क्वायर न लिख के यहाँ पे हम लोग साइन एक और लिख सकते हैं, तो ये साइन से ये साइन कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया? 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा बाई साइन थीटा बच गया। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1 - cos थीटा बाई साइन थीटा। तो वो कौन सा आंसर है? देखिए तो 1 - cos थीटा बाई साइन थीटा, आंसर हमारा सी आ रहा है क्या? आंसर मेरा बिल्कुल सही है, सी। अगला देखिए, निम्नलिखित वितरण में n बराबर 60 है तो माध्यक 28.5 हो, तो x तथा y का मान है, x तथा y का मान हमें क्या आएगा? देखिए निकालते हैं। वर्ग अंतराल दिया है 1 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये दिया हो। बारंबारता भी दिया है एफ एक्स, एफ जो दिया है, हम तो हमें क्या निकालना होगा दोस्तों? एफ एक्स निकालना होगा ना। एफ एक्स कैसे निकलेगा दोस्तों? तो पता है ना, इसकी और इसके मल्टीपल्स को हम लोग निकालते हैं, तो यहाँ पे 5 ही रह जाएगा, और ये जो आएगा ये 5 प्लस एक्स हो जाएगा, और नेक्स्ट जो आएगा ये आ जाएगा 25 प्लस एक्स होगा, सभी में एक्स ऐड ही होगा, है ना। सभी को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा? सी एफ निकालते हैं हम लोग, सी एफ, जिसको हम लोग संचयी बारंबारता कहते हैं। तो सभी को ऐड करेंगे, लास्ट वाली जो आएगी हमारा सी एफ में, वही ना इक्वल होता है, तो सी एफ जो आएगा मेरा आएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल 60 आएगा। तो हमारा x प्लस वाई की वैल्यू जो होगा 60 माइनस 45 होगा, x प्लस वाई की वैल्यू जो आएगी कितनी आ जाएगी? 60 में से 45 गया तो 5 और इधर 1, यानी ये इक्वेशन 1 हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। अभी इक्वेशन ये हमारा 1 था, तो हमारा इक्वेशन आ गया है x प्लस वाई इज इक्वल कितना है दोस्तों? x प्लस वाई इज इक्वल 15 आया है, ठीक है। अब जो है n/2 बराबर 60/2 यानी 30 आया है हमारा, ठीक है। तो माध्यिका वर्ग जो है, माध्यिका वर्ग वो कौन सा है? 30 से 30 के बीच में है, और सी एफ समझे ना दोस्तों कैसे निकलता है? तो ये तो पहले 5 रहेगा, इस दोनों को ऐड करके अगला आती है 5 प्लस एक्स, फिर अगला जो आता है इस तीनों को सम करके, फिर अगला जो आएगा इस सब को सम करके, फिर अगला जो आएगा इस सब को, फिर अगला जो आएगा इस सब को, और फिर अगला जो आएगा इस सब को सम करके सी एफ होता है, ठीक है ना, संचयी बारंबारता जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये हमारा निकल गया, एन भी निकल गया 30, तो माध्यिका मेरा कौन सा है? 20 से 30 वाला है, तो ये कितना आ गया? 20 से 30 वाला है। तो अब जो है हमें माध्यिका निकालना है। देखिए माध्यिका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? तो माध्यिका बराबर जो होता है LM प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच होता है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, माध्यिका बहुलक की सबका फॉर्मूला, ठीक है ना। तो सभी का आपके पास वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों, सभी का हम लोग वैल्यू रखते हैं, ठीक है। ये सबका वैल्यू रखते हैं, जिसमें एल एम कितना दिया है आपके पास? यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ही दिया है, एल एम मतलब माध्यक कितना दिया है? 28.5 दिया है, तो रखते हैं हम लोग। एन की वैल्यू 60 दिया था, इसलिए उसको n/2 करके निकाले हैं, क्योंकि n/2 फॉर्मूला में दिया था। तो देखिए 28.5 इज इक्वल 20 प्लस 30 माइनस
5 प्लस एक्स बाई 20 होगा, इनटू हाइट कितनी है हमारा, मतलब दोनों के बीच का गैप है 10, उसी को हाइट कहेंगे। 8.5 इज इक्वल आ जाएगा 30 माइनस 5 प्लस एक्स बाई 2 आ जाएगा, सभी को काटिएगा तो। फिर अगला जो आएगा 17 इज इक्वल 30 माइनस 5 माइनस एक्स आएगी, तो x इज इक्वल हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल 30 माइनस 5 माइनस 17, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 8। तो अब इक्वेशन जो हमारा था x प्लस वाई इज इक्वल 15, उसमें x की वैल्यू रख सकते हैं 8, तो रखते हैं हम लोग 8 प्लस वाई इज इक्वल 15, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, तो x 8 और y 7 कौन सी है, हमारा पहला ही ऑप्शन है, तो आंसर बन जाएगा हमारा ए। अगला देखिए, दो घन प्रत्येक आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब को जोड़ने से बने घनाभ के सतहीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग ज्ञात करते हैं, कितना आता है ये भी देखते हैं। तो घन का एक भुजा निकालने के लिए क्या लिखते हैं दोस्तों, तो आयतन का जो है आयतन का 1/क्यूब करते हैं, है ना, 1/3 करते हैं। तो आयतन हमारे पास दिया है 8, लिखते हैं 8 की पावर 1/3, इसको हम लोग 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 के पावर क्यूब 8 ही आएगा, 1/3 से काटी, यानी भुजा कितना आ गया 2 सेंटीमीटर आ गया हमारा। तो परिमाप घनाभ की लंबाई निकालते हैं, तो घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी 2 + 2 4 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, और ऊंचाई इसकी कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें निकल गया, तो इसकी क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH होता है, ठीक है। इस पे रखते हैं हम लोग 2 इंटू एल कितना है मेरा 4 × 2 प्लस 2 × 2 प्लस 4 × 2, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए, 2 गुने टोटल आ जाएगा 20, कीजिएगा 40, आंसर क्या बनेगा हमारा 40 सेंटीमीटर, तो राइट आंसर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। अगला देखिए, यदि बहुपद f(x) दिया है ax² प्लस bx प्लस c के मूल अल्फा और बीटा हो, तो 1/α² प्लस 1/β² का मान हमारा क्या होगा। तो आइए पहले निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, योग इसका क्या होगा। तो देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, यह होता है c/a, ठीक है। तो हमें निकालना है 1/α² प्लस 1/β², इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। पहले इक्वेशन जो लिखते हैं, ये जो हमारा इक्वेशन, इसका एलसीएम लीजिएगा तो α² β² होगा, यहाँ पे हो जाएगा β² प्लस α², इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं a/b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि 2ab इसका प्लस आएगा तो कट ही जाएगा। यहाँ पे α² β² रखते हैं, इसका वैल्यू दिया है प्लस वाले का और माइनस वाले और मल्टीप्लाई वाले का, ठीक है ना। प्लस वाले का वैल्यू कितना है -b/a है, इसका होल स्क्वायर -2ac का वैल्यू दिया है, ठीक है, बाई यहाँ पे c/a होगा हमारा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो फिर यहाँ से हम इसका कैलकुलेशन करते हैं, इसमें एलसीएम आ जाएगा हमारा a, क्योंकि यहाँ भी a है यहाँ भी अल्फा है, ठीक है। तो इसका एलसीएम आ जाएगा α² माइनस b² माइनस 2ac होगा बाई c²/a² होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग फ्रैक्शन में ले लेते हैं, क्योंकि मेन बट्टा मेरा ये है, तो लिखिए -b² माइनस 2ac बाई c² होगा, क्योंकि a² कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा b² माइनस 2ac b² माइनस 2ac बाई c²। तो आंसर हमारा कौन सा बन रहा है दोस्तों, आंसर जो बन रहा है हमारा बी बन रहा है, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया समीकरण x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल 0 है, तो कितने वास्तविक मूल होंगे इसके, कितना वास्तविक मूल होगा दोस्तों, इसका घातांक जो है 2 है, तो इसका वास्तविक मूल कितना हो सकता है 2 ही होगा, आंसर बनेगा इसका सी। यदि एंगल ए का संपूरक कोण बी हो तो क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, संपूरक बी कोण हो तो, दो संपूरक कोण जो होते हैं का योग कितना होता है हमेशा
180 ही होता है। तो a प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 होगा। आंसर बी बनेगा इसका। अगला देखिए, समीकरण युग्म x+2y बराबर 3 एवं 5x+ky बराबर 15 के अनगिनत हल हो तो k का हमें वैल्यू प्राप्त करना है। तो आइए, आपको पता है a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2 लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ से कोई भी इक्वल रखिए, या तो इसको या तो इसको या तो इस वाले, जिसको आप मन करे उसको ले सकते हैं, तीनों एक दूसरे के इक्वल है। तो 1/5 इज इक्वल 2/k इज इक्वल 3/15। आप इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, जिससे आपको मन करे उससे लीजिए, ठीक है। तो हम लोग लेते हैं दोस्तों यहाँ पे 3 वाले को, ठीक है। इस वाले को लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 30 और ये कीजिएगा 3 के। तो आइए, 30 इज इक्वल 3k, इसे काटिए 10 टाइम्स में, यानी k की वैल्यू जो आ गई कितना आ गया? 10। तो k का वैल्यू कितना आ गया? 10। आंसर हमारा क्या आ गया? सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या निकालने के लिए संचयी बारंबारता सारणी की आवश्यकता होती है? क्या निकालने के लिए दोस्तों अभी हम लोग ने निकाला है, तो क्या निकालना होगा हम लोग को? माध्यक, है ना। आंसर बनेगा इसका बी, माध्यक। अगला देखिए, यदि x+3 x+6 x-9 तथा x+15 का माध्य 10 है तो हमें x का वैल्यू निकालना है। तो ये निकालते हैं, सभी को ऐड करके निकाल सकते हैं, बहुत साधारण क्वेश्चन है ये। सभी को ऐड करिए, कितना को सभी को ऐड कीजिएगा तो 5x+15 आएगा, ठीक है। और सभी का 10 दिया है, 5 है, तो इज इक्वल 5 गुने 10 हो जाएगा, यानी 50 सीधे लिख सकते हैं हम लोग। तो x इज इक्वल इधर 50 में से 15 घटा दीजिए, बाई 5 आ जाएगा। तो घटाइए, कितना आ जाएगा? 35 को 5 से डिवाइड कीजिएगा, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या बन रहा है? x की वैल्यू 7 बन रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी आंकड़े के लिए आपके पास दिया हुआ है, क्या दिया है दोस्तों? सिग्मा एफ की वैल्यू 40 दी है और सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 200 है, तो आंकड़े का हमें माध्य बताना है। आपको पता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ इज इक्वल क्या होता है? माध्य ही होता है। तो सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ जो होता है माध्य के बराबर होता है। सिग्मा एफ एक्स 200 दिया है बाई 40, इसको काटिए, कटेगा, ये 5 टाइम्स में। आंसर क्या आ गया मेरा? सी, 5 आ गया। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, 124 तथा 24 का महत्तम समापवर्तक हमें निकालना है। महत्तम समापवर्तक आपको आता है निकालने? तो देखिए, सबसे कॉमन जो है इसमें क्या है, 16 से ये डिविजिबल होगा क्या? नहीं होगा। 8 से देखते हैं, 8 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 24 से ये होगा, लेकिन ये नहीं। 4 से तो दोनों कंफर्म होगा, तो आंसर मेरा डी बन जाएगा। अगला प्रश्न दिया है cos 15 डिग्री cos 7 होल 1/2 डिग्री sin 7 होल 1/2 डिग्री का मान निम्नलिखित में से क्या होगा? तो देखिए, 1/2 cos 15 डिग्री इंटू 2 cos 7 होल, यानी इसको ब्रेक करेंगे तो इतना आ जाएगा 2 इंटू साइन भी 15/2 आएगा, ठीक है। ये दोनों किससे कैंसिल हो सकते हैं? इस दोनों को नहीं कैंसिल करिए अभी। देखिए, यहाँ पे आ गए हम लोग। अब जो है इसे हम लोग 1/2 cos 15 इंटू साइन 15 लिख सकते हैं। तो अब आगे जो हम लोग करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इंटू 2 इंटू कॉस 15 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री, 1/4 इंटू साइन 2 इंटू 15 डिग्री होगा, 1/4 इंटू साइन 30 डिग्री हो जाएगा, 1/4 इंटू 1/2 साइन 30 का वैल्यू, यानी 1/8। आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 1/8। आंसर बी बनेगा। अगला प्रश्न है, बिंदु के -4 से गुजरने वाली कोई रेखा एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष को क्रमशः 1 0 और 0 2 पर काटे तो के का हमें वैल्यू प्राप्त करना है। के का वैल्यू क्या आएगा? तो देखिए, उसमें तो बहुत आसान था कि पी क्यू का वैल्यू दिया, लेकिन इसमें अब इस समय जो है इसका वैल्यू दे रखा है k-4 दे रखा है ना, यहाँ पे जो वैल्यू दे रखा है k-4 दिया है, और यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे जो हमारा ये दिया है रेखा, ये ए है और ये हमारा बी है। यहाँ पे जो है हमारा ये रखते हैं k-4 वाला, ठीक है। इसको कुछ भी मान लीजिए, एक्स वाई जेड जो भी आपको सपोज करना है। ए की वैल्यू दिया रखा है कितना? 1 और 0 दिया है, इसका वैल्यू 0 और
2 रखा है, ठीक है ना। तो इसका आइए हम लोग वैल्यू निकालते हैं। इसको आपको जो है ना, ये जो हमने यहाँ पे डिवाइड करा है m/n के रेशियो में डिवाइड करना है, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग निकालते हैं। -4 इज इक्वल, सीधे हम लोग बनाते हैं, -4 इज इक्वल m/2 प्लस n/1 बाई m प्लस n होगा, ठीक। तो हम वैल्यू रखते हैं m/2 प्लस n इंटू 0 बाई m प्लस n, ठीक। यहाँ पे -4 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, क्रॉस कीजिए तो -4n इज इक्वल 2m आएगा, क्योंकि वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 इसमें कॉमन कर लेंगे तो बचेगा हमारे पास ये m जो है इधर चल जाएगा, तो -4n इज इक्वल उधर प्लस चल जाएगा तो 6m होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये बट्टा में ले जाते 4/6 आ जाएगा, इधर m/n हो जाएगा, ठीक है। m/n आ जाएगा, माइनस में रहेगा, काटिए इसको, 2/3 आएगा। m/n जो है हमारा 2/3 आएगा, इस रेशियो में आएगा। ये इक्वेशन आप 1 ले लीजिए, ठीक है। अब अगला फिर आते हैं हम लोग, k इज इक्वल क्या रखेंगे, mx2 प्लस ny1 बाई m प्लस n रखेंगे, ठीक है। अब k इज इक्वल रखेंगे 0 इंटू m, ठीक है, प्लस n, क्योंकि 0 है y की वैल्यू, और m प्लस n रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको इधर से इसको इधर से, ठीक है। तो आता है km प्लस kn इज इक्वल n आएगा। तो km इज इक्वल n कॉमन कर लेंगे, 1 माइनस के बचेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा m/n की वैल्यू आएगी 1 माइनस के बाई के आ जाएगा। अब ये इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से देखिए कि हमारे पास एक जो आया था m और n का वैल्यू कितना था दोस्तों, -2/3, और एक का वैल्यू आया है 1 माइनस के बाई के। तो यहाँ से हम दोनों को इक्वल रख सकते हैं, बिकॉज क्योंकि हमारा दोनों इक्वेशन m/n है। इसका जो है हमारा LHS बराबर है, तो RHS भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, 1/k इज इक्वल -2/3 होगा। यहाँ से k का वैल्यू निकल जाएगा इसी में, -2k इज इक्वल इधर करेंगे 3 -3k होगा, ठीक है। अब k को एक साइड लाइए, या तो इधर या तो इधर, तो इधर लेके आते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इधर k बच जाएगा, इधर जो है 3, यानी k की वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। आंसर बन गया हमारा बी। बिंदु दिया है क्या, 4-5, y नियामक है, y नियामक है। y की वैल्यू मतलब क्या है, तो y की वैल्यू क्या है, ये तो x की वैल्यू होती है, तो ये जो बच गया y है, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा बी होगा। अगला सेक्शन जो आता है विज्ञान का आता है। देखिए विज्ञान में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव का उद्भव स्थान है। मानव का उद्भव स्थान कौन सा है दोस्तों, मानव का उद्भव स्थान अफ्रीका है। आंसर क्या बनेगा, ए, अफ्रीका है। यहाँ पे जो है 6 मिलियन वर्ष पहले ही मानव का जीवाश्म पाया गया था। अगला, एक बैरोमीटर में यदि पारा युक्त ट्यूब उठी हुई है तो क्या होगा, तो क्या कंडीशन बनेगा। देखिए इसका कंडीशन जो बनेगा, यदि ऐसा उठी हुई है तो मरकरी की उर्वरता ऊंची हो जाएगी। मरकरी जो है दोस्तों उसकी उर्वरता क्या हो जाएगी, ऊंची उठ जाएगी। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। मरकरी यानी पारा का स्तंभ जो है ऊर्ध्वाधर ऊंचा उठ जाएगा, ऊंचा घट जाएगा, है ना, ऊंचा घटेगा। आंसर बनेगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन त्वरण का मात्रक नहीं है। त्वरण का मात्रक कौन नहीं है दोस्तों, तो त्वरण का मात्रक इसमें जो नहीं है यह है किलोमीटर पर सेकेंड नहीं है। आज जो हो सकता है वो कौन है दोस्तों, त्वरण का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। त्वरण का अन्य मात्रक क्या हो सकता है, किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर सकता है, या फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर सकता है, लेकिन किलोमीटर सेकेंड नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो आंसर मेरा सी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखती है, निम्नलिखित में से सही जो है रासायनिक सूत्र हमें बताना है। सही रासायनिक सूत्र कौन सा है दोस्तों, कौन सा आ रहा है सही रासायनिक सूत्र, MgCl आ रहा है हमारा सही रासायनिक सूत्र। मैग्नीशियम क्लोराइड का सही है ना। और इसका जो देखिएगा CaCl2 होता है ना, CaCl2 होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है। और NaSO4 नहीं बल्कि Na2SO4 होता है। Na2SO4 सोडियम सल्फेट का होता है। और CaOH नहीं होता है, CaOH का होल ट्वाइस होता है, इसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला देखिए, जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत है। जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत क्या है दोस्तों, इसका मुख्य सिद्धांत जो है सभी है। क्या क्या, फसल चक्र है, मिश्रित कृषि खेती है, और कार्बनिक चक्र भी है। तो आंसर हमारा बन जाएगा यहाँ पे डी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पृथ्वी की सतह द्वारा प्रति वर्ग मीटर
प्रति वर्ग मीटर प्रति सेकेंड ग्रहण किए गए सौर ऊर्जा का मान कितना होगा? कितना होगा दोस्तों? आंसर इसका बनेगा बी बनेगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आर त्रिज्या वाले जो है, आर त्रिज्या वाले पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का वजन होगा, क्या होगा दोस्तों? शून्य होगा। आंसर इसका बनेगा सी, शून्य होगा। अगला देखिए, इनमें से कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है? सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा है? रूबियम होगा। यहाँ पे आरबी होगा। आंसर बनेगा हमारा डी। पोटेशियम से भी ज्यादा है, ठीक है ना, पोटेशियम से भी ज्यादा है रूबियम। आंसर हमारा डी होगा। अगला देखिए, सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं दोस्तों, यहाँ पे सल्फ्यूरस अम्ल है। क्वेश्चन हमें ध्यान से पढ़ना है। सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो H2SO3 होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 होता है, ठीक है ना। H2SO3 होगा इसका सल्फ्यूरस अम्ल का। अगला देखते हैं, प्रोकैरियोटिक जीनोम में होता है। प्रोकैरियोटिक जीनोम में क्या होता है दोस्तों? इसमें होता है हिस्टोन के बिना डीएनए होता है। आंसर बनेगा ए। रिक्तिका को घेरने वाले झिल्ली क्या कहलाती है? रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली को क्या कहेंगे दोस्तों? आंसर बनेगा इसका बी, टोनोप्लास्ट। आंसर बनेगा बी, टोनोप्लास्ट। अगला देखिए, 1 मीटर के स्केल पर 0 से 2 एम्पियर के बीच 20 भाग है, तो इसका अल्पतमांक क्या होगा? अल्पतमांक होगा क्या? इसका अल्पतमांक होगा 1 होगा, 0.1 एम्पियर होगा। आंसर बनेगा ए। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग? किसका उपयोग होता है? प्रिज्म का होता है। आंसर बनेगा डी। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वृक्ष को बचाना। आंसर बनेगा हमारा ए, वृक्ष को बचाना। अगला है, वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? पहला व्यक्ति कौन थे? अरस्तु थे। आंसर बनेगा बी, अरस्तु। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कोशिका का आयतन बढ़ जाता है यदि बाह्य विलय हो। यदि बाह्य विलय हो, हाइपोटोनिक। आंसर बनेगा बी, हाइपोटोनिक। अगला है, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है? पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? आंसर बनेगा बी। आंसर बनेगा 21% होता है। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? इसका मान कितना होगा दोस्तों? इसका मान जो है पी का वैल्यू दिया है, यानी पावर दिया है 100 वाट, ठीक है, और भी दिया है आपके पास 250 वोल्ट, ठीक है। तो पी इज इक्वल क्या होता है? भी इंटू आई होता है। तो आई इज इक्वल क्या हो जाएगा? पी बाई भी होगा। तो पी की वैल्यू दिया है 100 बाई भी का वैल्यू दिया है 250। इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 और नीचे 5, यानी 0.4 आएगा। आंसर क्या आ रहा है हमारा? आंसर जो आ रहा है हमारा बी, 0.4 एम्पियर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन जोड़े श्वसन जोड़े हैं? निम्नलिखित में से कौन से जड़े जो हैं श्वसन जड़े हैं? कौन श्वसन जड़े हैं? आंसर बनेगा हमारा डी, न्यूमेटोफोरस। न्यूमेटोफोरस है, न्यूमेटोफोरस। आंसर डी है। निम्नलिखित में से कौन मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण है? मोनो कार्बोक्सिलिक का उदाहरण है कौन? इसमें उदाहरण है इसका, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण कौन है? आंसर बनेगा ए और बी दोनों। आंसर डी है इसका। तो ए क्या है? फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला जो आता है, सामाजिक अध्ययन आता है। सामाजिक अध्ययन में क्वेश्चन क्या है? स्टाम्प जो है, स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? स्टाम्प एक्ट पारित कब हुआ था दोस्तों? यह पारित हुआ था 1765 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला देखिए, भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है? लोनार झील जो है कैसा है दोस्तों? यह क्रेटर झील है। आंसर बनेगा बी, क्रेटर झील। संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है? मौलिक कर्तव्य का जिक्र किस में है दोस्तों? यह भाग 4 के क में है। आंसर बनेगा सी, भाग 4 के क। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ है? कब प्राप्त हुआ है? 2018 में। आंसर बनेगा ए, 2018। मानचित्र की दूरी को मापने मापने में मापनी में क्या कहा जाता है? मानचित्र की दूरी को मापनी में क्या कहा जाता है? आंसर बनेगा ए, अंश कहा जाता है। इसको बोलेंगे अंश, अंश कहा जाता है हमेशा। अंश हमेशा एक होता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है, किस राज्य का है?
यह जो है कर्नाटक का है, आंसर सी है। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? चीनी सबसे ज्यादा उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है, और सबसे गन्ना उत्पादन भी उत्तर प्रदेश ही करता है, और सबसे ज्यादा चीनी मिल जो है महाराष्ट्र में है। स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसको होती है? यह होती है चुनाव आयोग की, आंसर बनेगा बी चुनाव आयोग। अगला है, डैश का मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थानों को संरक्षित किया जाना चाहिए, किसका मानना था? कंजर्वेटिव का, आंसर बनेगा कंजर्वेटिव। जून 1992 में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील में डैश में 100 से भी अधिक राष्ट्र अध्यक्ष मिले थे, कहाँ पे मिले थे? रियो डी जेनेरियो, आंसर ए होगा रियो डी जेनेरियो। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में है, आंसर बनेगा बी। किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं? किससे प्रतीत होता है? आंसर बनेगा सी, वैशाली का लिच्छवी गणराज्य से प्रतीत होता है, आंसर सी होगा। भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य कौन है? कौन राज्य है? छत्तीसगढ़ है, आंसर डी बनेगा। रॉलेट एक्ट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? किस उद्देश्य से लाया गया था? क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लाया गया था, आंसर बनेगा इसका बी, क्रांतिकारी गतिविधियों को अंकुश लगाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन कौन जो है फसल, भोजन और चारे के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन प्रयोग किया जाता है दोस्तों? आंसर बनेगा सी, मक्का, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? कौन थे? आंसर बनेगा सी, मार्टिन लूथर किंग, आंसर बनेगा इसका सी, मार्टिन लूथर किंग। इनमें से कौन कोल विद्रोह में शामिल था? कोल विद्रोह में कौन शामिल थे? आंसर बनेगा सी, बुद्धो भगत। बुद्धो भगत जो है कोल विद्रोह में शामिल थे। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? कितना प्रतिशत रहता है? 17.5%, आंसर ए है। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया के जो राजकुमार थे सिराजेव में हत्या इनकी कर दी गई थी, यही जो है तत्कालीन कारण था प्रथम विश्व युद्ध का, आंसर सी बनेगा। मानचित्र में नीले रंग के द्वारा मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? किस भाग को दिखाया जाता है? जल को दिखाया जाता है नीले रंग के द्वारा। तो आपको दोस्तों बताना है लाल रंग से क्या दिखाया जाता है, ठीक है? लाल रंग और हरा रंग से आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिए, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता देखते हैं हम, रीजनिंग को। सात मित्र एक पुस्तक को जो है एक एक करके एक के बाद पढ़ी है, ठीक। ई ने पुस्तक को बी से ली, उसने उसे पढ़कर सी को दी। ए ने एफ के बाद पुस्तक पढ़ी, तुरंत जी के बाद नहीं। बी ने पुस्तक डी के पहले नहीं पढ़ी तथा सी, ई तथा एफ के बीच पुस्तक पढ़ी। तो बी तथा ए के ठीक बीच में कितने पुस्तक पढ़ी? किसने पुस्तक पढ़ी था? बी और ए के बीच में, हम बताना है। वही हम लोग देखते हैं कैसे निकलेगी। यह जो क्वेश्चन है हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का है, ठीक है ना? तो इसको हम लोग सीटिंग अरेंज कर देते हैं, आपको सीधे अरेंज करके बताते हैं, आप इसे अरेंज करते रहिएगा। देखिए, डी इसके बाद जो आता है बी का, इसके बाद आता है ई का, इसके बाद आता है सी, इसके बाद आता है एफ, इसके बाद आता है ए, इसके बाद आता है जी, ठीक है ना? तो ये है इसका सीटिंग अरेंजमेंट। तो हमें बी और ए के बीच में पूछा है, बी और ए के बीच में कौन है? तो कौन है दोस्तों? कितना आदमी? 1 2 3 आदमी आ रहा है, तो ये बीच में कौन आ रहा है? सी आ रहा है। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा? सी, ठीक है। दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न के स्थान पे प्रस्थापित करना चाहिए। तो क्या आना चाहिए दोस्तों? 5 का होल स्क्वायर कीजिए, 4 का होल स्क्वायर करना चाहिए। 25 और 16 का स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 41 आएगा। सेम इसका होल स्क्वायर की 225 प्लस 36, इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों? इसको ऐड करते हैं हम लोग तो 202 आएगी। तो यहाँ पे कुछ तो चाहिए ना, यहाँ पे किसका होल स्क्वायर रखेंगे? यहाँ पे किसका होल स्क्वायर रखना होगा? 9 और 11, यहाँ पे जैसे हमने 9 और 11 का होल स्क्वायर, 211 इसमें नहीं आएगी, 225 तो यहीं दिख रहा है। ये देखिए, इसका हमने बताया कि 81 प्लस 121, इसे ऐड कीजिएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा दोस्तों? 202 आएगी। तो यहाँ पे देखिए, इसको और इसको यदि स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 6 5 11, जो लास्ट में 1 आता है। तो ऑप्शन देखिए 1 से 1 है, 1 से 2 है, तो हमारे पास है 2 2 5 और 1 है
36 ऐड करते हैं हम लोग 11 5 एक 6 61 कौन है 61 इसमें आ रहा था आंसर मेरा क्या बनेगा सी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा लुप्त संख्या का हमें पता लगा 8 54 192 तो क्या आएगा जब 848 अगला आएगा तो यहाँ की गैप कितना है दोस्तों इन दोनों के बीच की गैप है 46 इस दोनों के बीच का गैप है 138 ठीक है तो इसका तो अभी हमें पता नहीं और इस दोनों का बीच का भी अभी पता नहीं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का गैप जो है ये 3 टाइम्स हो रहा है मतलब 3 गुना तो इसका भी तो 3 गुना निकालेंगे 3 गुना निकाल रहे हैं यानी इस दोनों के बीच की गैप जो आने वाली है वो 3 गुना तो इसकी 3 गुना कितना हो जाएगा 138 का 3 गुना जो होगा वो 414 आएगी ठीक है तो 414 इसमें ऐड करेंगे ठीक। अब जो है इसका भी फिर 3 गुना निकालते हैं हम लोग तो यहीं पे तो निकालना है बस इसके 414 ऐड कीजिए जो आएगा आंसर वो हमारा मिलेगा 414 ऐड करें 414 यदि ऐड करते हैं इसमें तो 606 मिलेगा हमें तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा बी 606। अगला क्वेश्चन देखते हैं वर्णमाला में अंकित अंतिम से 22वां तथा शुरू से 22वां अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए टोटल 27 है उसमें से 22 घटा लीजिए और उसमें से 22 जोड़ दीजिए बाई 2 कर दीजिए तो ये घटाइएगा तो 5 और प्लस 22 बाई 2 होगा तो ऐड कीजिए कितना आ जाएगा 27/2 इसको मल्टी डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 13.5 तो 13.5वां यानी कि इसमें कोई अक्षर नहीं होता है तो आंसर हमारा क्या बनेगा कोई नहीं। अगला देखिए नीचे दिए गए परिस्थिति जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है आपको विद्यालय जाने के लिए देर हो रहा है और कोई भी वाहन मौजूद नहीं है तब ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे पैदल चलना शुरू करेंगे आप विद्यालय जाना छोड़कर घर की तरफ लौटेंगे आप विद्यालय जाने के लिए अन्य साधन का तलाश करेंगे या फिर आप धैर्य के साथ बस का इंतजार करेंगे। आंसर क्या बनेगा दोस्तों आंसर बनेगा आप विद्यालय जाने के लिए अन्य साधन का तलाश करेंगे आंसर बनेगा सी। अगला देखिए दिए गए प्रश्न में प्रश्न के स्थान पे क्या आएगा तो भवन जो है किराया लेता है तो धन क्या लेगा आंसर क्या बनेगा डी ब्याज लेगा धन में ब्याज लगती है। अगला देखिए निर्देश प्रश्न के लिए है उम्मीदवार को कम से कम 65% अंक के साथ सिविल इंजीनियर स्नातक होना चाहिए है ना और 1/1/16 को 21 वर्ष कम से कम और 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। चयन परीक्षा कम से कम 70% अंक के साथ उत्तीर्ण हो 50,000 रुपये की जमा राशि का भुगतान करने के लिए तैयार रहे और प्रशिक्षण पूरा होने से वापस कर दिया जाना चाहिए। हालांकि यदि उपरोक्त सभी मापदंड जो है पहला आता है क्या उपरोक्त ए को छोड़कर संतुष्ट है लेकिन पिछले सेमेस्टर की परीक्षा में उपस्थित हुए हैं और पिछले 7 सेमेस्टर में 75% अंक प्राप्त किए हैं मामला कंपनी के वीपी को भेजा जाएगा। तो ऊपर डी पर जो है लेकिन इस क्षेत्र में 1 वर्ष से अधिक समय तक काम करने का अनुभव मामला कंपनी के जीएम को भेजा जाएगा। तो सुनील दास ने चयन परीक्षा में 74% अंक प्राप्त किए लेकिन उन्हें बीटेक में 58% अंक प्राप्त किए। उनकी उम्र 24 साल है अब वह कंपनी 50,000 रुपये जमा करने का तैयार है। तो आंसर हमारा इसका क्या बनेगा दोस्तों आंसर जो हमारा इसका बनेगा राइट आंसर बनेगा डी यह यदि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना चाहिए। आंसर हमारा क्या होगा यदि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना चाहिए राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न आकृति में कितने त्रिभुज है ये हमें काउंट करके बताना है तो इसे काउंट कर लीजिए दोस्तों कितना इसमें पूरा है आंसर कितना आया इसका आंसर आ गया 6 टोटल कितने त्रिभुज है 6 है। ये पहला ले लीजिए उसके बाद ये दूसरा लीजिए फिर ये तीसरा ये चौथा फिर ये 5वां लीजिए फिर ये 6ठा लीजिए बस 6 है इसमें त्रिभुज टोटल। अगला देखिए नीचे दिए गए प्रश्न और उसके सही विकल्प को चुनना है। कथन है हमारी आंखों में आकृतियां बनती हैं कारण क्या है हमारी आंखें में लेंस लगा रहता है। आंसर हमारा क्या बनेगा दोस्तों आंसर बनेगा ये यदि कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की उचित व्याख्या कर रहा है तो आंसर बनेगा हमारा ए। अगला देखिए दिया गया है अक्षर प्रश्नवाचक पे क्या आने वाला है तो बी 15 ए। तो यहाँ देखिए 15 से 3 घटा 12 इसमें से 3 घटा 9 इसमें से 3 घटा 6 तो इसमें से 3 घटेगा तो 3 यानी बीच में कंफर्म है कि 3 आना चाहिए तो 3 तो एक ही है बस यही तो आंसर हमारा पहले ही ए हो गया ठीक है दोस्तों। अगला देखिए इसमें कथन और निष्कर्ष है तो कथन क्या है कि सभी वृत्त त्रिभुज है सभी त्रिभुज वर्ग है सभी वृत्त जो है यहाँ पे हम लोग वृत्त ले लेते हैं सभी वृत्त क्या है त्रिभुज है त्रिभुज ले लेते हैं सभी वृत्त त्रिभुज है और सभी त्रिभुज वर्ग है सभी त्रिभुज जो है ये वर्ग है ठीक है ना। हमने
ये अकॉर्डिंग टू शेप साइज के बारे में बताया है, यहाँ पे नाम नहीं लिख के शेप में बताया। तो निष्कर्ष हमारा क्या निकला दोस्तों, सभी वर्ग त्रिभुज है, सभी जो वर्ग है, सभी वर्ग जो है त्रिभुज है। क्या हो दोस्तों, नहीं। सभी त्रिभुज, सभी त्रिभुज जो है, सभी त्रिभुज वृत्त है, नहीं। सभी वृत्त त्रिभुज है ना। केवल निष्कर्ष 1 निकला, नहीं। केवल निष्कर्ष 2 निकला, नहीं। 1 और 2 दोनों निकल रहा है कि ना तो 1 और ना तो 2। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों, आंसर जो है हमारा निकल रहा है डी। ना तो निष्कर्ष 1 निकल रहा है, ना ही 2 निकल रहा है। अगला देखिए, दो कथन को पढ़कर तय करना है कि कौन सा विकल्प दोनों कथनों के बीच संबंध बनाता है। तो दो कथन हमारा कौन कौन है, बहुत से किसान ने पटसन की खेती बंद कर दी क्योंकि अब यह आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं है। कपड़ा मंत्रालय ने पटसन के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने का फैसला किया है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा दोस्तों, आंसर बनेगा यदि कथन एक जो है कारण, यदि कथन एक कारण है और कथन 2 इसका प्रभाव है, तो आंसर बनेगा हमारा ए। अगली क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी कथन और निष्कर्ष के बारे में दिया है। कुछ कागज जो है फाइल है, कुछ कागज जो है यह फाइल है, कुछ कागज फाइल है और कुछ फाइल पेन है, कुछ फाइल जो है पेन है। तो ऐसे बनेगा। तो आंसर इसका क्या बनेगा, ना तो 1 और ना 2, क्योंकि कुछ फाइल पेन नहीं है, कुछ फाइल जो है, कुछ फाइल जो है पेन नहीं है कुछ पेन कागज है, कुछ पेन जो है कागज नहीं। और केवल एक होगा, नहीं होगा। केवल 2 होगा, नहीं। आंसर हमारा बनेगा या तो 1 या 2, नहीं। आंसर हमारा बनेगा डी। एक बस में लड़के और लड़कियों को मिलाकर 1200 व्यक्तियों का एक समूह यात्रा कर रही है। प्रत्येक 15 लड़कों पर एक लड़की है। समूह में लड़कियों की संख्या हमें बताना है। कितना हो जाएगा, 1200 प्लस बाई 15 प्लस 1 कर दीजिए, तो 1200 डिवाइडेड 16, यानी टोटल लड़कियां की संख्या जो है 75 है। आंसर कितना बनेगा हमारा, डी बनेगा। अगला देखिए, मोहन की 3 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, देखिए यहाँ पे मोहन ले लीजिए, मोहन प्लस है, ठीक। अब जो है मोहन की 3 पुत्रियां हैं, तो 3 पुत्रियां को हम डालते हैं माइनस में, ठीक है। और प्रत्येक पुत्री के एक भाई है, प्रत्येक पुत्री के, ये जो पुत्री है इसके मात्र एक ही भाई है। तो टोटल जो है कुल परिवार के सदस्य कितना हो गया, एक मोहन हो गया और एक ये 4, यानी टोटल 5 हो गए सदस्य। तो आंसर हमारा क्या बनना है, आंसर जो हमारा बनेगा, इसमें पूछ रहा है कुल पुरुषों की संख्या कितना है, तो पुरुष तो 2 ही, एगो मोहन है, एगो उसके बेटे। तो आंसर हमारा बने ए। और टोटल पूछेगा तो 5। नीचे दिए गए प्रश्न दवा और कारण हमें देखना है। क्या भारत में स्कूली शिक्षा मुफ्त कर दी जानी चाहिए। और पहला है क्या, कि यह साक्षरता स्तर बढ़ाने का एकमात्र तरीका है, इससे भारत को लाभ मिलेगा। तो आंसर हमारा क्या बनेगा दोस्तों, आंसर बनेगा केवल 2। इसमें कथन केवल 2 उपयुक्त है, तो कथन 2 क्या है, इससे भारत को लाभ मिलेगा। पैटर्न दिया है, तो अगला में क्या आने वाला है, यहाँ पे डैश जो दिया है इसमें क्या आएगी जोड़ी में। तो देखिए 3 से 5 कितना इंक्रीज किया दोस्तों, यहाँ से हम लोग देखते हैं, ठीक है। 3 से 10 के बीच में 7 इंक्रीज किया, ठीक। 7 से 12 में 5 से 12 में यहाँ पे भी 7, और ये तो जितना 35 है 35 ही रह गया। फिर 10 से 17 फिर 7 इंक्रीज किया। तो वैसे हमारा 7 इंक्रीज कर रहा है। तो फिर अगली जो टर्म आने वाली है वो कितनी होगी दोस्तों, तो 12 और 7 कितनी हो जाएगी, 12 7 19 हो जाएगी। और फिर यहाँ पे 35 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 35, क्योंकि 35 तो 35 आ रहा था, फिर 35 का 35 ही आएगा। तो हमारा आएगा एक 19 और 35। तो आंसर बनेगा हमारा डी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आंसर मेरा डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो विषम तत्व को हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों विषम कैसे निकलेगा, ये देखिए ये इधर घूम रहा है, फिर ये इधर घुमा, अब ये इधर घुमा और ये इधर घुमा। तो ये देखिए ऐसे यदि हम लोग घुमाते हैं तो क्लॉकवाइज है, तो ये भी क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, ये भी तो ऐसे ही आ रहा है क्लॉकवाइज। लेकिन ये जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ना कि ऐसे आ रहा है ना। तो आंसर मेरा क्या बन रहा है, सी बन रहा है। आंसर मेरा सी बनेगा। अगला देखिए, यदि कल से पहले का दिन मंगलवार था तो शनिवार होगा। शनिवार कब आएगा, शनिवार आने वाले कल के बाद का कल होगा। आंसर मेरा सी बनेगा। अगला देखिए, अगला जो नीचे दिए गए प्रत्येक कथन दिया गया है, यहाँ पे देखिए कथन और इसकी धारणाएं क्या है।
हजारों मील की यात्रा पहले कदम के साथ शुरू होती है। धाराएं क्या है इसकी? धारणाएं, आगे बढ़ने के लिए एक पहल की जानी चाहिए। एक पहल की जानी चाहिए। वित्तीय चिंताओं के कारण लोग खुद को कुछ शुरू करने से रोकते हैं। आंसर इसमें क्या बनेगा हमारा? आंसर जो बनेगा हमारा केवल एक इसमें निहित है। आंसर बनेगा सी। अगला देखिए, चोर, अपराधी एवं जज के बीच का संबंध को कौन सा आकृति को प्रदर्शित करता है, ये हमें बताना है। कौन प्रदर्शित करेगा? चोर, अपराधी। चोर जो है वो भी तो अपराधी ही है ना, जज अलग होंगे। आंसर क्या बनेगा हमारा? बी इसमें आएगा। अगला देखिए, कथन और तर्क दिया गया है। कथन क्या है कि बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता को कम करने के लिए हर घर को सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। तो हमारा तर्क क्या बनेगा दोस्तों? तर्क इसमें है कि हाँ, इससे हमारे स्रोत का संरक्षण होगा और यह पर्यावरण अनुकूलता को बढ़ावा देगा। नहीं, पैनल महंगे और हर घर इसे सब्सिडी के बिना नहीं खरीद सकता है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा दोस्तों? आंसर जो हमारा बनेगा, आंसर सी, केवल एक प्रबल है यह। आंसर बनेगा इसमें सी। नीचे दिए गए प्रश्न का एक कथन और निष्कर्ष है। तो देखिए कथन क्या है कि शॉर्ट सर्किट के डर से स्कूल बिल्डिंग से निकलने के प्रयास में मची भगदड़ से 4 छात्रों की मृत्यु हो गई है। कार्यवाही क्या है? स्कूल के प्रिंसिपल की गिरफ्तारी किया जाना चाहिए। सरकार को अस्थायी रूप से स्कूल बंद करने के तुरंत आदेश देना चाहिए। आंसर मेरा क्या बनेगा दोस्तों? आंसर जो बनेगा हम लोग का ये डी बनेगा, ना तो 1 और ना ही 2 होगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, देखिए कि कुट भाषा में इसको इतना लिखा था, इसको इतना लिखा था, तो इसको क्या लिख देंगे? देखिए यहाँ पे जो है डी को 8 लिखा है, आई को 7 लिखा गया, एस को 4 लिखा गया। वैसा ही यहाँ पे भी एच ई सबको लिखा गया। तो एच एस एस को क्या लिखा गया दोस्तों? 4 से स्टार्ट होने वाली सभी है। एच को क्या है? 5 है। तो 4 5 कौन एक ही स्टार्ट हो रहा है, तो बस आंसर मेरा सी हो जाएगा। अगला देखिए, एक व्यक्ति जो है उत्तर दिशा की ओर 15 किलोमीटर चला। उत्तर दिशा की ओर 15 किलोमीटर चला, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला। अब उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और चलता बाएं बाएं मुड़कर चलने लगा। ठीक है, बाएं मुड़कर चलने लगा। तो बताएं कि अब वह किस दिशा में जा रहा है? कौन सी दिशा है दोस्तों? ये तो दक्षिण में जा रहा है। आंसर क्या बनेगा हमारा? बी। वैसे हम लोग ने यह भी सेशन कंप्लीट किया। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए धन्यवाद।